मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम नागरिक शास्त्र का थर्ड लेसन पढ़ेंगे जिसका नाम है कि हमें सांसद क्यों चाहिए। देखो बच्चों, हमने नागरिक शास्त्र के 2 लेसन पहले कंप्लीट कर लिए हैं। जिन बच्चों का अपने नागरिक शास्त्र का या पूरे जो सामाजिक का, भूगोल का, इतिहास का जो भी वर्क कंप्लीट नहीं है वो अपना पूरा वर्क कंप्लीट कर लें। आज हम थर्ड लेसन पढ़ेंगे नागरिक शास्त्र का। हमें सांसद क्यों चाहिए, हमें सांसद की आवश्यकता क्यों होती है। देखिए, हम भारतीयों को इस बात पर गर्व है कि हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा हैं। हम इस अध्याय में हम ये निर्णय प्रक्रिया के में सहभागिता और लोकतांत्रिक सरकार के लिए नागरिकों की सहमति के महत्व जैसे विचारों के आपसी संबंधों को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, संसद भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक और संविधान का केंद्रीय तत्व है। संसद क्या है? भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक है। ठीक है, सभी काम जो है वो संसद के द्वारा ही किए जाते हैं और संविधान का केंद्रीय तत्व है। ठीक है, देखिए, लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए, इसमें पढ़ेंगे हम। जैसा कि आपने पहले अध्याय में पढ़ा था, औपनिवेशिक शासन के अनुभव और स्वतंत्रता संघर्ष के में तरह तरह के लोगों की हिस्सेदारी के आधार तथा राष्ट्रवादियों को विश्वास हो गया था कि स्वतंत्र भारत में सभी लोग अपने जीवन को प्रभावित करने वाले फैसलों में हिस्सा लेने की क्षमता रखते हैं। यानी सभी लोगों को ये स्वतंत्रता प्रदान थी। लोकतांत्रिक जो राज्य था, लोकतांत्रिक देश के अंदर सभी लोगों को स्वतंत्रता प्रदान थी और उन्हें यह विश्वास हो गया था कि स्वतंत्र भारत में सभी लोग अपने जीवन को प्रभावित करने वाले फैसलों में हिस्सा लेने की क्षमता रखते हैं। स्वतंत्रता मिलने पर हम एक स्वतंत्र देश के नागरिक बनने वाले थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि सरकार जो चाहे कर सकती थी। इसका मतलब ये था कि अब सरकार को लोगों की जरूरतों और मांगों के प्रति संवेदनशील रहना होगा। स्वतंत्रता संघर्ष के सपनों और आकांक्षाओं ने स्वतंत्र भारत के संविधान में ठोस रूप ग्रहण कर लिया। इस संविधान ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाया। किस सिद्धांत को अपनाया? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाया। इसके अंतर्गत सभी वयस्क लोगों को मताधिकार करने का अधिकार प्राप्त था। यानी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब है कि देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार होता है। लोग और उनके प्रतिनिधि सहमति का विचार लोकतंत्र का प्रस्थान बिंदु होता है। सहमति का विचार क्या होता है? लोकतंत्र का प्रस्थान बिंदु माना जाता है। सहमति का मतलब है कि चाह, स्वीकृति और लोगों की हिस्सेदारी, लोगों का निर्णय ही लोकतांत्रिक सरकार का गठन करता है। यानी लोग जो निर्णय लेते हैं वही लोकतांत्रिक सरकार का गठन करता है और उसके कामकाज के बारे में फैसला देता है। यह इस तरह के लोकतंत्र के पीछे मूल सोच यह होती है कि व्यक्ति या नागरिक की सबसे महत्वपूर्ण और सैद्धांतिक स्तर पर सरकार एवं अन्य सार्वजनिक संस्थानों में इन नागरिकों की आस्था होनी चाहिए। लोग संसद के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। लोग क्या करते हैं? संसद के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। इन्हीं निर्वाचित प्रतिनिधियों में से एक समूह सरकार बनाता है। जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधियों के इस समूह को ही संसद कहा जाता है। जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं उसी समूह को, उन प्रतिनिधियों के समूह को ही संसद कहा जाता है। यह संसद सरकार को नियंत्रित करती है और उसका मार्गदर्शन करती है। इस लिहाजे से अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से लोग ही सरकार बनाते हैं और उस पर नियंत्रण रखते हैं। देखिए, संसद की भूमिका, संसद की क्या भूमिका होती है? लोगों के द्वारा जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं उन प्रतिनिधियों के समूह को हम संसद कहते हैं। अब संसद की क्या भूमिका होती है?
आज़ादी के बाद गठित की गई भारतीय संसद लोकतंत्र के सिद्धांतों में भारतीय जनता की आस्था का प्रतीक है। ये सिद्धांत है निर्णय प्रक्रिया में जनता की हिस्सेदारी और सहमति पर आधारित शासन है। हमारी व्यवस्था में संसद के पास महत्वपूर्ण शक्तियाँ होती हैं। संसद के पास क्या होती है? संसद के पास ही सारी महत्वपूर्ण शक्तियाँ होती है, क्योंकि वह जनता का प्रतिनिधित्व करती है। लोकसभा के लिए भी उसी तरह चुनाव होते हैं जिस तरह राज्य विधानसभा के लिए चुनाव होते हैं। लोकसभा के चुनाव भी उसी प्रकार से किए जाते हैं जिस तरह से विधानसभा के चुनाव किए जाते हैं। आमतौर पर लोकसभा के लिए हर 5 साल में चुनाव करवाए जाते हैं, जैसा कि पृष्ठ संख्या 41 पर दिए गए नक्शे में दिखाया गया है। ये देखिए, आपको यहाँ पर पेज नंबर 41 में दिखाया गया है, ये वाला यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है ना। इसमें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से कहाँ कब कब चुनाव किए जाते हैं। देश को बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में एक व्यक्ति को संसद में भेजा जाता है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति को संसद में भेज दिया जाता है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार आमतौर पर विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य होते हैं। ये सभी कौन होते हैं? राजनीतिक दलों के सदस्य होते हैं। अधिकतर लोग जो होते हैं वो राजनीतिक दलों के सदस्य होते हैं। अब ये जो नीचे तालिका दी गई है, नीचे दी गई तालिका के माध्यम से आइए हम इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। यहाँ पे राजनीतिक दल के कौन कौन से होते हैं, जैसे अलग अलग पार्टियां होती है। भारतीय जनता पार्टी होती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी होती है, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम होते हैं। ये सारी जो पार्टियां होती हैं ये सभी क्या होते हैं? राजनीतिक दल। ये राजनीतिक दल होते हैं, ठीक है। इनमें से जो निर्वाचित सदस्यों की संख्या होती है, जैसे यहाँ पे दी होती है, जैसे भारतीय जनता पार्टी भाजपा की कितनी निर्वाचित सदस्यों की संख्या है? 303। इसी प्रकार से इंडियन नेशनल कांग्रेस INC की कितनी है? 52, है ना, 52। तो ये आपको यहाँ पर दी गई है। ये कुल राजनीतिक दल दिए गए हैं और इसमें निर्वाचित सांसदों की संख्या भी इसके अंतर्गत दी गई है। अगला है हमारा राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना। देखिए, राष्ट्रीय सरकार का चुनाव कैसे किया जाता है? भारतीय संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं। भारतीय संसद में क्या होते हैं? एक तो राष्ट्रपति होता है और 2 सदन होते हैं। 2 सदन होते हैं, एक तो राज्यसभा और एक लोकसभा। कौन कौन से 2 सदन होते हैं? एक तो राज्यसभा होती है और एक लोकसभा होती है। लोकसभा चुनावों के बाद सांसदों की एक सूची बनाई जाती है, जिससे पता चलता है कि किस राजनीतिक दल के कितने सांसद हैं। एक सूची बनाई जाती है जिसमें पता पड़ता है कि कितने, मतलब कि किस राजनीतिक दल के कितने सांसद हैं। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया आगे, यहाँ पर एक सूची बनाई गई है। मैंने बताया आपको कि जैसे भारतीय जनता पार्टी, इसके कितने सांसदों की संख्या कितनी है? 303, है ना। इस प्रकार से ऐसे सूची बनाई जाती है। यदि कोई राजनीतिक दल सरकार बनाता है तो उसे निर्वाचित सांसदों में बहुमत प्राप्त होना चाहिए। क्योंकि लोकसभा में कुल 543 निर्वाचित सदस्य और 2 मनोनीत सदस्य होते हैं, ठीक है। इसलिए बहुमत हासिल करने के लिए लोकसभा में किसी भी दल के पास कम से कम 272 सदस्य होने चाहिए। कितने सदस्य होने चाहिए? 272। संसद में बहुमत प्राप्त करने वाले दल या गठबंधन का विरोध करने वाले सभी राजनीतिक दल विपक्षी दल कहलाते हैं। विपक्षी दल कौन कहलाते हैं? संसद में बहुमत प्राप्त करने वाले दल या गठबंधन का विरोध करने वाले सभी राजनीतिक दल विपक्षी दल कहलाते हैं। कार्यपालिका का चुनाव करना लोकसभा का एक महत्वपूर्ण काम होता है।
जैसा कि आपने पहले अध्याय में पढ़ा था कि कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होती है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर काम करते हैं। कार्यपालिका क्या होती है? कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होता है संसद द्वारा बनाए गए कानून, जो कि संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करने के लिए कार्य करती है। भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुख्य होता है। प्रधानमंत्री अपने दल के सांसदों में से मंत्रियों का चुनाव करता है। प्रधानमंत्री अपने दल के जो संसद होते हैं उनमें से मंत्रियों का चुनाव करता है, जो प्रधानमंत्री के साथ मिलकर फैसलों को लागू करते हैं। जो भी प्रधानमंत्री, जो भी मतलब आपस में सारे मंत्री प्रधानमंत्री मिलकर फैसला लेते हैं और उनको उपमंत्री लागू करने का कार्य करते हैं। ये मंत्री स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्त इत्यादि विभिन्न सरकारी कार्यों का जिम्मा संभालते हैं। जैसे स्वास्थ्य मंत्री होता है, शिक्षा मंत्री होते हैं, वित्त मंत्री होते हैं, तो ये विभिन्न सरकारी कार्यों का जिम्मा संभालते हैं। हाल के सालों में काफ़ी बार किसी एक राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिल पाया है, जो कि सरकार बनाने के लिए एकदम जरूरी है। ऐसी सूरत में कई राजनीतिक दल मिलकर एक गठबंधन सरकार बना लेते हैं जो साझा मुद्दों पर काम करते हैं। ठीक है, इसके बाद में आता है हमारा, ये तो था हमारा कि लोकसभा में कैसे कार्य करते हैं। अब देखिए, राज्यसभा मुख्य रूप से देश के राज्यों की प्रतिनिधि के रूप में काम करती है। जो राज्यसभा होती है वो मुख्य रूप से देश के राज्यों की प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती है। राज्यसभा भी कोई कानून बनाने का प्रस्ताव पेश कर सकती है। किसी विधेयक को कानून के रूप में लागू करने के लिए ये जरूरी है कि उसे राज्यसभा की मंजूरी मिल चुकी है। इस प्रकार राज्यसभा की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देखिए, नेक्स्ट है हमारा सरकार को नियंत्रित करना, मार्गदर्शन देना और जानकारी देना। जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो उसमें सबसे पहले प्रश्नकाल होता है। तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो उसमें सबसे पहले प्रश्नकाल होता है। प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण व्यवस्था होती है। इसके माध्यम से सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारियां हासिल करते हैं। ये एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसके द्वारा सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारियां हासिल करते हैं। इसके जरिए संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। सवालों के माध्यम से सरकार को उसकी खामियों के प्रति आगाह किया जाता है। इस तरह सरकार को भी जनता के प्रतिनिधियों यानी सांसदों के जरिए जनता की राय जानने का मौका मिल जाता है। सरकार से सवाल पूछना किसी भी सांसद की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है सरकार से सवाल पूछने की सांसद द्वारा। ठीक है, लोकतंत्र के स्वास्थ्य संचालन में विपक्षी दल एक अहम भूमिका अदा करते हैं। वे सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की कमियों को सामने लाते हैं और अपनी नीतियों के लिए जन समर्थन जुटाते हैं। देखिए, सांसदों के प्रश्नों से सरकार को भी महत्वपूर्ण फीडबैक मिलता है, जिसके चलते सरकार चुस्त रहती है। इसके अलावा वित्त से संबंधित सभी मामलों में संसद की मंजूरी सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण होती है। यह कई तरीकों में से एक है जिसके माध्यम से संसद सरकार को नियंत्रित करती है, उसका मार्गदर्शन करती है और उसको सूचित करती है। जनप्रतिनिधियों के रूप में संसद को नियंत्रित, निर्देशित और सूचित करने में सांसदों की एक अहम भूमिका होती है और यह भारतीय लोकतंत्र का एक मुख्य आयाम है। इसके बाद नेक्स्ट आता है कानून बनाना। देखिए, कानून कैसे बनाता है। कानून बनाना संसद का एक महत्वपूर्ण काम है। इसके बारे में हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। संसद में कौन लोग होते हैं, संसद में कौन कौन लोग होते हैं। देखिए,
संसद में विभिन्न पृष्ठभूमि वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। उदाहरण के लिए एक ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले सदस्यों की संख्या पहले से ज़्यादा है। बहुत सारे क्षेत्रीय दलों के सदस्य भी अब बढ़ गए हैं। जिन समूहों और तबकों का अब तक संसद में कोई प्रतिनिधित्व नहीं था, वे अब चुनाव जीत कर आने लगे हैं। दलित और पिछड़े वर्ग की राजनीतिक हिस्सेदारी भी बढ़ गई है। ठीक है, इसमें देखिए, प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र अपने समाज को पूरे तौर पर सही ढंग से प्रतिबिंबित नहीं कर सकता है। यह बात साफ दिखाई देने लगी है कि हम हमारे हित और अनुभव अलग अलग होते हैं, कि जब हमारे हित और अनुभव अलग अलग होते हैं तो एक समूह के व्यक्ति सबके हित में आवाज नहीं उठा सकते। इसी बात को ध्यान में रखते हुए संसद में कुछ सीटें अनुसूचित जातियों यानी एससी और अनुसूचित जनजातियों एसटी के लिए आरक्षित की गई है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि इन चुनाव क्षेत्रों में केवल दलितों और आदिवासी उम्मीदवार ही जीतें और संसद में उनकी भी उचित हिस्सेदारी हो। उनसे उम्मीद की जाती है कि वे दलितों और आदिवासियों की जिंदगी से जुड़े मुद्दों को ज़्यादा अधिक तरह संसद में उठा सकते हैं। इस प्रकार हाल ही में महिलाओं के लिए भी सीटों में आरक्षण का सुझाव पेश किया गया है। महिलाओं को भी आरक्षण दिया गया है। जैसे इस सवाल पर अभी भी बहस जारी है। 60 साल पहले संसद में केवल 4% महिलाएं थीं। आज भी उनकी संख्या 11% से जरा सा ऊपर ही पहुंच पाई है। जब हम इस बात पर ध्यान देते हैं कि आधी आबादी औरतों की है तो यह साफ हो जाता है कि संसद में उन्हें बहुत कम जगह मिल रही है। इसी तरह के मुद्दों की वजह से आज हमारा देश ऐसे कई मुश्किल और अनसुलझे सवालों से जूझ रहा है कि क्या हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था वाकई प्रातिनिधिक है या नहीं। हम ऐसे सवाल पूछ सकते हैं और उनके जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। यह बात लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की ताकत और उसमें भारत के लोगों की आस्था को झलकाती है। बच्चों, ये वाला लेसन हमारा कंप्लीट हो चुका है। मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और जिन बच्चों का पहले का वर्क कंप्लीट नहीं है वो सभी अपना पूरा इतिहास का, भूगोल का और नागरिक शास्त्र का पहले का पूरा वर्क कंप्लीट कर लें। धन्यवाद।